Question number 18. From the following information, calculate cash flow from operating and investing activity. वैसे तो इसमें सब कुछ ही है, तो हम एक काम करें, तीनों ही बना लेते हैं इसमें ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंसिंग भी रख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट बना के छोड़ता हूँ इसका मैं आपके लिए। आंसर नंबर 18, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वर्किंग नोट। अब पहले जरा देखें एडजस्टमेंट क्या क्या है। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 60,000, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 20,000, वो सोल्ड फॉर 20,000। तो आपका फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इस पर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट भी है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देना है 8%, तो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड है। इसमें आपका नोट है, ये रहा, इस पे आपकी एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स 45,000 वॉज प्रोवाइडेड, इस पे एडजस्टमेंट है। एडिशनल डिबेंचर्स इशू हुए हैं 1 अक्टूबर 15 को। बैंक लोन भी रीपे हुआ है, तो डिबेंचर्स पर और बैंक लोन दोनों पे एडजस्टमेंट है। एट द एंड प्रेफरेंस शेयर, एट द एंड में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया है 5% प्रीमियम पर, इस पे भी एडजस्टमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब एक एक करके इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ शेयर्स। आपने शेयर इशू किए हैं, नहीं किए, 750 से 750 ही हैं, हालांकि इसमें नोट है, तो हम नोट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इशू हुए हैं। 450 से 550 हो गया, तो 1 लाख के आपके शेयर इशू हुए हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इस पे एक एडजस्टमेंट है, 8% डिविडेंड देना था आपको ओपनिंग बैलेंस पे, तो ओपनिंग बैलेंस है 450, उसका 8%, 36,000। 36,000 का आपका डिविडेंड है, जो कि आपने पे किया होगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 36,000, और यही डिविडेंड आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस किया होगा, तब हम उसको वापस ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 36,000, तो मेरा इक्विटी शेयर हो गया। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आप देखो 3 लाख से 2 लाख हो गया, तो 1 लाख का रिडीम हो गया, और जो रिडीम हुआ है ना वो भी 5% प्रीमियम पे हुआ है। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा, तो 1 लाख का रिडीम हुआ,
1 लाख का रिडीम हुआ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख प्लस 8%, 1,08,000 आपने रिडीम किया होगा। 8 था या 5 था? 5% था, सॉरी। 5 था। जी, 1,05,000, और ये और डिविडेंड भी माइनस होगा, ये भी आपने पे किया था। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ, 1,05,000 आपके पास से गया। जो 5,000 एक्स्ट्रा होता है ना, वो आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस किया होता है, तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 वापस आप नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हो, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट था, फाइनेंसिंग से माइनस हो गया। तो ये दो एडजस्टमेंट मेरी हो चुकी, और मेरा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हो गया। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका नोट देखो, ये तो हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले 0 था, फिर 10,000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है, याद है आपको? जब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं। इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो हमने इसका मतलब प्रीमियम पर शेयर इशू किए होंगे। ये जो यहाँ पर आपके पास आ रहा था ना, यहाँ पे आपने प्रीमियम पर शेयर इशू किए होंगे, तो मैं यहाँ तो लिखूंगा 1,10,000 कर देते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते इशू हैं ऑफ सर, शेयर्स मैं भी में। वही सोच रहा था कि हम इशू ऑफ शेयर को ही 1,10,000 कर देते हैं। अगर आप चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अलग से भी लिख सकते हो 10,000। मैंने उसी में ही ऐड कर दिया, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10,000, 1,10,000 हो गया। जनरल रिजर्व 120 से 150, 30,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। एडजस्टमेंट बनेगी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 120 से 150, 30,000। इसके अलावा सरप्लस, डेट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। तो 140 नेगेटिव था और 150 पॉजिटिव हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 2,70,000 2,90,000 या नहीं, 90। 90, 2,90,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये मैंने रिजर्व एंड सरप्लस को पूरा कर लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस के बाद ये हो गया आपके पास। अब आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स 150 से 160, 260 हो गए, तो कहीं ना कहीं 1,10,000 के डिवेंचर्स आपने और इशू किए हैं, आपके पास पैसे आए हैं, ये लिखा भी है। एडिशनल डिवेंचर इशू हुए हैं पार पे, पार यानी फेस वैल्यू पे। तो मैं यहाँ पे शो करूँगा, ध्यान से देखना इसको। इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,10,000। 1,10,000 कैसे आया? 1,50,000 के 260 हो गए, तो 1,10,000 आ गया। अब इसमें हमें वर्किंग नोट में आके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझना। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का ईयर था। आपने डिबेंचर्स इशू किए 1 अक्टूबर 2015 को। तो इसका मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स कितने के थे? 1,50,000 के। फिर आपने 1,10,000 के इशू किए, तो आपके पास डिबेंचर्स कितने हो गए? 2,60,000 के। डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। तो यहाँ पर आप निकालोगे 150 का 8%, कितने महीने का? अप्रैल टू अक्टूबर, तो सितंबर तक कैलकुलेट होगा। 6 मंथ, यहाँ पर भी 6 मंथ, 6/12 प्लस
260 का 8% फॉर 6 मंथ। चेक करो, आई थिंक 6000 प्लस 10,400। टोटल 16,400 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैं जो कि आपने पे किया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग से माइनस होनी चाहिए और ऑपरेटिंग में वापस प्लस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400 मेरा डिवेंचर भी हो गया। नेक्स्ट आता है थर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8% बैंक लोन। 50,000 था बैंक लोन था, 40,000 हो गया, इसका मतलब 10,000 आपने रीपे कर दिया, लिखा भी था इसमें ना। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड एट पार एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन सेम डेट। 1 अक्टूबर को ही बैंक लोन भी रीपे हुआ है 10,000 से। तो बैंक लोन अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बैंक लोन रीपेड 10,000, लेकिन इसमें भी आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा सेम तरीके से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आपको देखना पड़ेगा। पहले सेम डेट पे हुआ है तो 50,000 का 6 महीने का, रेट भी सेम है। फिर 10,000 रीपे हो गया तो बचा 40,000 का 8% 6 महीने का, 2,000 1600 3600 सेम ट्रीटमेंट रहेगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3600, इंटरेस्ट ऑन 3600, ये आपका डिवेंचर भी हो गया। ठीक है, बोरोइंग भी हो गई। अब ट्रेड पेबल, ये बात की बात है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे नोट है और ये अच्छा नोट है, ये वाला हम कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स है 40 और 50, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट नंबर 3, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बाय पीएनएल टैक्स मेड टू बैंक टैक्स पेड। ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 50। फोर्टी 50। अब इन दोनों में से कुछ एक गिवन होगा, या तो मेड या पेड। प्रोवाइडेड गिवन है, प्रोवाइडेड मतलब मेड। तो प्रोवाइडेड गिवन है कितना 45, तो ये गिवन है 45, तो इसका मतलब ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 85 35, 85 और 35 आ गया। तो अब जो मेड है 45 वो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, 45 ऑपरेटिंग में ऐड हो गया, टैक्स मेड, और वो जो है वो लास्ट में लेस होगा टैक्स पेड। कितना आएगा 35, ये माइनस होगा, टैक्स भी हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी।
टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं आपको 620, 860, तो इसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिएगा। तो इसका अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, टेंजिबल एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है टेंजिबल एसेट का? 620, 860, 620, 860 टेंजिबल हो गया। अब इस पर नीचे एडजस्टमेंट होगी। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 60,000। अब ध्यान से समझना इसको। उस पे ये कॉस्ट थी 60,000, उस पर डेप्रीशिएशन लगा हुआ है 20 और सोल्ड किया गया है 20 में। कॉस्ट 60, डेप्रीसिएशन 20, तो बुक वैल्यू आ गया 40। आपने सोल्ड किया 20 में, तो आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 20 का लॉस हो गया। आप यहाँ शो करेंगे बाय बैंक। जितने में बेचा, कितने में बेचा? 20 में बेचा। बाय PNL कितने का लॉस हुआ? 20 का। डेप्रीशिएशन में नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि नीचे गिवन है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट। अब मशीनरी था ऊपर और नीचे टेंजिबल एसेट। अब हमें पता है मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट। तो अगर आपको नीचे पूरे टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रीशिएशन कितनी दिया है वो दी हुई है, तो इट मींस जो 20,000 की डेप्रीशिएशन है वो भी उसमें इंक्लूड होगी। ये जो 20,000 की डेप्रीशिएशन है ये इसमें इंक्लूड होगी। अब मैं यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन लिखूंगा ये तो लॉस था बाय PNL। जो डेप्रीशिएशन लिखूंगा वो जो टोटल गिवन है 60,000 वो लिखूंगा। 6 और 4 1 960 माइनस 620 3,40,000। ये आपका डिफरेंस आ रहा है जिसको आप नाम देंगे परचेजेस। बैलेंसिंग फिगर क्या क्या उठ के कहाँ कहाँ जाएगा? आपने परचेज किया है 340 का, परचेज ऑफ मशीनरी 340 परचेज किया है तो माइनस होगा। तो टैंजिबल एसेट लिखेंगे ना? मशीनरी वर्ड गिवन था तो मशीनरी लिखेंगे। सेल ऑफ मशीनरी, आपने एक मशीनरी सोल्ड भी किया 20,000 की। अब जो आपका लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000 वो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 60,000 वो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और तो शायद कुछ था नहीं मशीनरी में ना। ठीक है, बल्कि डेप्रीसिएशन के लिए मैं मशीनरी नहीं लिखूंगा, डेप्रीसिएशन के लिए मैं टेंजिबल लिखूंगा। हालांकि अगर आप मशीनरी लिख भी दोगे, इंटरचेंजेबल वर्ड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये भी हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट आता है 40 से सर 15 रह गया जी। हम ये मानते हैं इसमें कि हमारे सारे टैंजिबल एसेट मशीनरी है। नहीं, मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ योर टेंजिबल एसेट। तो जो हमारा टैंजिबल एसेट का डिफरेंस है जो दिया हुआ है हमको, वो नहीं शो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ, शो होगा ना परचेज के नाम से। ठीक है। यहाँ बल्कि आप इसको लिख सकते हो कि परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। अब आपका जो इंटेंजिबल एसेट है वो है गुडविल। 40,000 से 15 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अमोटाइजेशन हो रहा है। अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट या फिर गुडविल। कितना? 40 से 15, 25,000 ये आ गया आपके पास। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 80 से 125 एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं। तो 45,000 की इन्वेस्टमेंट आपने और परचेज की है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000, 80 से 125 हो गया। 45,000 की आपने और परचेज किया। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमारी तरफ से हुआ पूरा। अब इसमें आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करना। तो इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल ये इसका सब पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अलग नहीं होता। नहीं नहीं, यहाँ पर आएगा ना सारा, अभी आएगा ये आपके उसमें पास। नहीं है नेट इफेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसमें आएगा ना वो सारा का सारा। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करो कितना आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये भी देखने वाली बात है। 2,90,000 प्लस 36,000 डिविडेंड प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 16,400, 3,600, 45,000, 20,000, 60,000, 25,000, 5,31,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अच्छा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इसको। कैसे? ट्रेड पेबल 1,10,000 से 1,20,000 हो गए। ट्रेड पेबल क्या हो गए? 10,000 से कम हो गए। तो अगर कम हो गए तो आपका पैसा गया होगा। ये आपको यहाँ लिखना है सारा, वैसे ना मेरे पास जगह नहीं है अब। या चलो करते हैं, रुक जाओ, इसको बाद में कर लेंगे। ट्रेड पेबल 10,000 से कम हो गए तो आपने पे कर दिया होगा। ट्रेड पेबल के बाद, अच्छा ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी, 110 से 120 हो गए तो आपका और इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब आपने और पैसा मार्केट से उठाया होगा। अब इन्वेंट्रीज 1 लाख से 195, तो ये 95,000 से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो आपने एसेट परचेज किया होगा। ट्रेड रिसीवेबल तो सेम है, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। चेक कराओ। 531 माइनस 85, 446। क्या नाम दिया जाता है इसको? ऑपरेटिंग नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वो तो आएगा ट्रेड रिसीवेबल। उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन देखो।
टैक्स पेड कितना कैलकुलेट किया हुआ था हमने? 35,000। माइनस 35,000। जी, तो उसको माइनस कर दो। 311, ये तो इसका आ गया। अब इसका निकालना। 385 माइनस 20, 365 माइनस का ऑपरेटिंग में 411 आना चाहिए ना। 411, जी बिल्कुल। फाइनेंसिंग का और देखो जरा कितना बैठेगा। 1,10,000 प्लस का है, माइनस 36 माइनस 1,05,000 प्लस 1,10,000 माइनस 16,400 माइनस 10,000 माइनस 3,600, 49,000 आ रहा है प्लस का। तीनों को करो, ए प्लस बी प्लस सी, 49 प्लस का प्लस 411, 460। हाँ जी, आंसर मैच नहीं हो रहा, मतलब जो बुक में दिया हुआ है कोई ऑपरेटिंग का बात ही आ नहीं, रहा वो है, इन्वेस्टिंग का तो हो गया। गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं पहले। 411 प्लस 49, 460 माइनस 365, 95,000 आ रहा है। इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को डालते हैं। ओपनिंग कितना है? 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, ओपनिंग कैश 25 प्लस 15, 40,000 आ गया। ये आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए 135, शायद यही हो रहा है। 130 प्लस 5, 135। तो ये तो ठीक है। अब आप कह रहे हो आंसर मैच नहीं हो रहा ऑपरेटिंग का, तो उसका एक रीज़न हो सकता है जो मैं इग्नोर कर गया। 426 आ रहा है ना, हमारा आ रहा है 411, 15,000 का फ़र्क है ना। तो ये 15,000 का आपका जो फ़र्क है ये है, हमें प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना था, उसे इग्नोर कर गया मैं। 5% 3 लाख पर ओपनिंग पे, क्योंकि आपने जो रिडीम किया है वो एट द एंड किया है। तो उस 5 लाख का 3 लाख का 5% 15,000 होता, जो कि इसमें प्लस होता, तो ये 426 हो जाता, और इसमें माइनस होता, तो ये 34 रह जाता आपका। इसमें आंसर गिवन नहीं है ना फाइनेंसिंग का, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। और ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का डाउट चलता है कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्विटी डिविडेंड दिया है, तो हमें पता है कि इक्विटी से पहले तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना चाहिए, तो इसका मतलब दिया ही होगा। तो ये वाला पार्ट आप इसमें इंक्लूड कर लेना। 15,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है ये, एक बार नोट कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए उसमें आपको ना बैलेंस शीट गिवन थी। कई बार ऐसा भी होता है आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, और आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, अदर इनकम जिसपे कि नोट है, टोटल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट। अब ये सब ठीक है, ये दिक्कत वाले नहीं है, ये तो आपके एक्चुअल हैं। दिक्कत क्या है? जैसे ये डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस कर दिया, जबकि एक्चुअली डेप्रीसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, वापस ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने माइनस कर दिया, जबकि आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, आपका पैसा बाहर गया ही नहीं होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। अब देखो, जैसे अदर इनकम है, तो अदर इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, गेन, ये सब आपके ऑपरेटिंग नहीं है।
अदर एक्सपेंसेस में रेंट ठीक है, लेकिन लॉस ये आपका ऑपरेटिंग नहीं है, तो इन चीज़ों का फर्क आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कैश फ्लो बनाना है, वो भी सिर्फ ऑपरेटिंग वाला। आंसर नंबर 4, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी particulars details amount। particular details amount, cash flow from operating activity, cash flow from operating activity। नेट प्रॉफिट आप उठाएंगे लास्ट वाला 85,000, एडजस्टमेंट 4। अब एक एक करके आप इम्पैक्ट देंगे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स आपने माइनस किया, लेकिन एक्चुअली कोई टैक्स बाहर जाता नहीं है, वापिस एडबैक हो गया। डेप्रीशिएशन 75,000, डेप्रीशिएशन वापिस एडबैक हो गया 75। अब ये जो है नोट नंबर 2, इसको देख लो, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है लॉस। रेंट तो ठीक है, रेंट में दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, भाई रेंट तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये आपने एक्चुअली कैश में पे किया होगा, तो वो तो माइनस होना ठीक है। लेकिन जो मशीनरी पे लॉस हुआ, तो कोई एक्चुअली कैश थोड़ी बाहर गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये वापस ऐड कर दो, क्योंकि एक्चुअली कोई पैसा बाहर नहीं गया इस लॉस में। अब ऐसे ही नोट नंबर 1 पे आता हूँ, अदर इनकम। तो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 12,500। डिविडेंड मिला कितना, 10,000। तो ये कोई आपके ऑपरेटिंग बिजनेस की इनकम थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, तो ऑपरेटिंग से माइनस कर दो। गेन या प्रॉफिट, ये भी सेम बात है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 25,000, ये भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो इन सबको माइनस कर दो। 85 प्लस 1 लाख, 1,85,000, इससे ये कट गया, और 35 माइनस कर दो, तो 1,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वन 150 आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको और कोई डिटेल नहीं दी होती, तो ये जो आपका टैक्स होता है, इसी को आप लोग टैक्स पेड एज्यूम कर लेते हो। लेस कि जितना बनाया था उतना ही पे हो गया होगा, तो उसे माइनस कर दो, 125 आ जाएगा। सुबह भाई, बोलो बोलो। ये वाली स्टेटमेंट रिपीट कर दो, टैक्स वाली। जी, टैक्स कैसे क्या कंसीडर होंगे, टैक्स पेड किसको मानेंगे? इफ ओनली टैक्स मेड इज गिवन, एज्यूम। बट एक बात बताओ, इसका हमने कोई वो नहीं बनाया था प्रॉपर अकाउंट? हाँ, वो तब बनाएंगे ना जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन हो। अच्छा, ओके। अगर टैक्स मेड कुछ भी एक गिवन हो, टैक्स मेड गिवन हो तो वही टैक्स पेड माना जाएगा, अगर टैक्स पेड गिवन है तो वही टैक्स मेड माना जाएगा, अगर कुछ एक गिवन है तो दूसरा आइटम भी वही है। नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ठीक है, ये ठीक है। दिक्कत किस में है? डेप्रिसिएशन। अदर एक्सपेंसेस में आओगे तो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है? टेलीफोन और जनरल, तो ये दोनों ठीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डेप्रिसिएशन में दिक्कत है, और आगे चलूंगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है आपको। इन दो में दिक्कत है सिर्फ, तो ये दोनों ऐड बैक हो जाएंगे। और इन दोनों के ऐड बैक होने के बाद आपको नीचे कुछ और डिटेल्स भी गिवन है, ये रही। तो इन सब की मदद से अब ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल, मुझे बताओ ये 97 से 89 800 हो गया, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। एसेट कम हो रहा है, प्लस होगा। अगेन एक लाइबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो गई, प्लस। माइनस। प्लस। प्लस। पैसा आ रहा होगा ना। इन्वेंट्री माइनस हो गई, प्लस। मतलब डिक्रीज हो गई, तो प्लस। 1200 से 1680 प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, माइनस। माइनस। 100 से 2800 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। प्लस। तो ये क्वेश्चन आप एक बार मुझे करके दे दो फटाफट से। सर चेंज इन इन्वेंटरीज को हम नहीं कुछ होगा उसका ट्रीटमेंट? नहीं सर, चेंज इन इन्वेंट्री वही रहेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है वो। इसको अपने इन्वेंटरीज का चेंज नहीं मान सकते, मतलब फिर जो वर्किंग कैपिटल में प्लस माइनस होता है। सर वो एक ही बात पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने का। नीचे नीचे इन्वेंट्रीज गिवन है। अच्छा ये नीचे इन्वेंट्रीज गिवन है लेकिन 12,400, तो फिर आप इसको नहीं छेड़ोगे भाई, इसको मत छेड़ना, क्योंकि ये ऊपर हो रखा है पहले से ही। ये तो 12,400 पर आ रखा है ना पहले से, उसको दोबारा क्यों करोगे आप? इस ऊपर तो माइनस हुआ है ना, नीचे नीचे प्लस होना चाहिए था, मतलब ऊपर तो माइनस हुआ है। एक सेकेंड, 72,400, ओपनिंग 60,000, 12,400। आप एक बार करके देखना इसको। 182 प्लस 21 प्लस 45 कितना हो गया? 182 प्लस 21 प्लस 45 66। 248। 248 आ गया। अब इसका नेट करना, कितना डिफरेंस आ रहा है? 97। 7200 प्लस 7,200 प्लस 12,600 प्लस 480 12,400 प्लस, ये माइनस होगा ना? नहीं प्लस ही होगा। 1200 से 1680, 480 माइनस 100 से 2800, 2700 प्लस, करना एक बार। बहत्तर सौ प्लस 12,600 प्लस 12,400 प्लस 2700 माइनस 480, 34,420। 248, 282, 420। हाँ ठीक है, चलेगा, सारा चलेगा। कोई इसमें करेंगे, इसको ऊपर माइनस हुआ इसलिए प्लस करेंगे। के ऊपर, प्लस क्योंकि 34। ऊपर तो आ चुका है ना। सर आ तो ये सारे भी चुके होंगे ना, वो मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। आ तो सारे चुके होंगे,
या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी डिफरेंस है, तभी तो हम उसको एडजस्ट करते हैं कि वो ऊपर आ चुका है, तो हम उसका सेकंड इम्पैक्ट देते हैं। मतलब ऊपर हुआ है, हमको फिर भी एडजस्ट करना है। तभी तो एडजस्ट करना है। चेंज इन इन्वेंट्री आपने ऊपर डाल रखा है उसको, तो आपने उसको माइनस कर रखा है, तो उसका इफेक्ट को नलीफाइड करने के लिए हम उसको वापस ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है जी, इसको नोट कीजिएगा। मेरा चैप्टर यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट दूंगा आपको या टेस्ट दूंगा, और ट्यूसडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।